हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है बच्चों, आज हम जो शुरू करेंगे रेशियो एनालिसिस लेके, इसमें हम थियोरेटिकल पार्ट भी आपको डिस्कस कर देंगे और साथ साथ में जो रेशियोज है उसको क्या क्या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया वो भी बताएंगे और हर रेशियो के लिए अलग अलग करके हम प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका एक काम है कि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके नज़दीक आ गए हैं, इसके लिए हमारे साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है। ठीक है बच्चों, और साथ साथ में बेल आइकन दबा के रखना है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो चले फिर शुरू हो जाते हैं। आप भी अपना कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ाई बिल्कुल दबा के एकदम मन लगा के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है। इसी मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट के ऊपर आपका बोर्ड्स का जो फाइनल रिजल्ट ये बनेगा, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको इसमें स्कोर अच्छा लाना। ठीक है बच्चों, तो इसमें 40 मार्क्स में आपको कोशिश करना ही है कि 40 आ जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। आप भी हमारे साथ साथ में शुरू हो जाइए। ठीक है बच्चों, चले फिर देखते हैं रेशियोज के बारे में क्या बताया गया है। उसके बाद हम फिर रेशियोज का साम्स लेंगे और आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या बोला गया है। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस है क्या? रेशियो एनालिसिस है क्या एक्चुअली? रेशियो एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ गेनिंग इंसाइट इनटू ए कंपनीज लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी बाय एनालाइजिंग इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए क्या बोला है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे कि कंपनी का क्या स्थिति है, क्या उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसका लिक्विडिटी कंडीशन है, क्या उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये रेशियो एनालिसिस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे अब जब हम रेशियोज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, उसको देख के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा चल रहा है। अगर आपको दूसरे कंपनी के साथ मतलब कंपेयर करना है, वो वैल्यूज़ में नहीं होगा, रेशियो के थ्रू आप कर सकते हैं। क्योंकि किसी का इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, किसी का इन्वेस्टमेंट बहुत है लेकिन उस हिसाब से उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये ऐसे आपको नॉर्मली उसका प्रॉफिट के हिसाब से या सेल्स के हिसाब से आप किसी का कंडीशन नहीं बता सकते, जो कि आप रेशियो के थ्रू आप बता सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंडीशन कितना अच्छा है वो भी आपको जानने के लिए रेशियो एनालिसिस करना पड़ता है। जनरली मैनेजमेंट का काम यही होता है, रेशियो एनालिसिस करके वो लोग देखते हैं कंडीशन क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये रेशियो एनालिसिस वाला जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस का जो रिपोर्ट वगैरह है काफ़ी मतलब स्टेक होल्डर है जिसको ये जानना जरूरी होता है, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्यों हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव है, चलिए देखते हैं रेशियो एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस मतलब टू एसेस फॉर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी कंडीशन कैसा है, सॉल्वेंसी क्या है और एफिशिएंसी क्या है। ये सब हम जानने के लिए क्या करते हैं, फिनेंशियल मतलब परफॉर्मेंस जो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हमने टू द पॉइंट आपको ये समझाने वाले हैं। टू द पॉइंट आपको नोट्स दिए हैं कि इसके आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्या होता है, हेल्प्स कंपेयर करेंट परफॉर्मेंस विथ पास्ट ट्रेंड्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का अभी कैसे स्थिति है और पिछले कैसे था, पिछले सालों में कैसे था, ग्रोइंग हो रहा है और क्या पीछे जा रहा है, ये हमको समझ में आएगा इसके थ्रू। नेक्स्ट होता है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसको काफ़ी सारे फिनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन जो है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है रेशियो एनालिसिस, जो कि फॉर्म ऑपरेशनल, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन ये सब लेने के लिए मैनेजमेंट को रेशियो एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो असिस्ट ये क्या करता है, हेल्प क्या करता है, असिस्ट इन्वेस्टर्स इन डिसाइडिंग वेदर टू बाई,
होल्ड और सेल शेयर्स, मतलब इन्वेस्टर जो है जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उनको हेल्प करता है कि भाई हम इसका शेयर जो है, इस कंपनी का शेयर जो है वो हम खरीद ले नए, या अपना जो पास है उसको होल्ड करके रखे भविष्य के लिए, या उसको बेच दी। ये डिसीजन लेने के लिए भी रेशियो एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। फिर सपोर्ट्स लेंडर्स इन इवैल्यूएटिंग द क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, वो कैसे लोन चुका पाएगा कि नहीं। अगर हम लोन देना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोन देंगे तो पहले ये सोचेंगे ना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन हमको लोन चुका पाएंगे कि नहीं। अगर ये एनालिसिस करके हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोन चुका पाएगा कि नहीं, मतलब लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या है, बोला है कि सिंपली कॉम्प्लेक्स फिनेंशियल स्टेटमेंट, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटीज है, काफ़ी सारे आइटम वगैरह रहते हैं, उसमें सिंपली समझ में नहीं आता है किसी को, तो उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो मतलब उसको रेशियोज़ के थ्रू उसका वैल्यूज़ निकाला जाए तो समझ में आएगा। रिलेटिव फिगर्स लेके हम उसका एनालिसिस करें तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और हमारे सामने ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट मेक्स ईजियर इन इंटरप्रेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर यूजर्स, जो यूज़ करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को उसके लिए ईजी हो जाता है, समझना ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि भाई एसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है वो जानने के लिए ये रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजरिंग हाउ एफिशिएंसी ए फार्म इज यूटिलाइजिंग इज एसेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है वो इसमें समझ में आएगा। मैनेजिंग हाउ, वो उनका जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह से मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, वो समझ में आएगा। मतलब कितना एफिशिएंसी के साथ उसको यूज़ किया जा रहा है वो समझ में आएगा। जैसे कि एक्टिविटी रेशियोज लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हेल्प इन एफिशिएंसी एनालिसिस। एफिशिएंसी एनालिसिस करने के लिए आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सब आपको हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई इसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, मतलब ये अगर लोन लेते हैं तो ये लोन चुका पाएगा कि नहीं, चुकाने का क्षमता क्या है, वो देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में। एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो जो लोन वगैरह जो क्रेडिट वगैरह रहेगा उसको कैसे, क्रेडिटर्स को कैसे चुका पाएगा कि नहीं वो समझ में आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म लोन वगैरह होगा उसको चुका पाएगा कि नहीं, कैसे चुका पाएगा और इसका ये कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं, ये समझ में आएगा आपको। लिक्विडिटी रेशियोज एसेस द फर्म्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म। जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, अब आपको हम डिस्कस करके बताएंगे आगे जाके, जो लिक्विडिटी रेशियो होता है वो आपका क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कंडीशन क्या है वो बताते हैं, और जो सॉल्वेंसी रेशियोज है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेब्ट कैपेसिटी क्या है, मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेब्ट कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना डेब्ट वो रख सकते हैं, वो कैपेसिटी आपको समझ में आता है कहाँ से, सॉल्वेंसी रेशियो से। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंटर फार्म एंड इंटर फार्म कंपैरिजन। मतलब अगर आप चाहे तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग पार्ट के साथ कंपैरिजन करना चाहे तो कर सकते हैं, या तो आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेम चीज़ का जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनके साथ अगर आप कंपैरिजन करना चाहे तो ये रेशियो के थ्रू ही आप कंपैरिजन कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो एब्सोल्यूट फिगर है, एब्सोल्यूट फिगर के ऊपर हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का अलग अलग इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा तो प्रॉफिट भी अलग तरीके से उनका कैलकुलेट कर, प्रॉफिट भी अलग होगा, तो उस हिसाब से हम उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉफिट के साथ इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है वो अगर हम प्रोपोर्शन में निकाल ले, कितना % उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर हम वो निकाल ले तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कंपेयर करेंगे, पता चलेगा कि भाई किसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट % ज़्यादा है, तो वो हमको समझ में आएगा। ठीक है, या तो अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग अगर आपको इन्वेस्टमेंट है तो हर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कौन सा इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा है, किस में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी इन्वेस्टमेंट जो अपने करके रखें जहाँ पे आपका प्रॉफिट हो नहीं रहा है उसको आप बंद करें, है कि नहीं। ये डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, असिस्ट इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। क्या करता है, इट हेल्प्स इन
एस्टिमेटिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द पास्ट रेशियो ट्रेंड, पिछले साल का और पिछले साल का जो रेशियोज प्रोपोर्शन, कैसे हमारा जो सेल्स बढ़ रहा है या घट रहा है, वो अगर हमको समझ में आए, या प्रोडक्शन बढ़ते हैं घटते हैं, जो ये रेशियोज अगर हम कंपैरिजन करके लाए कि एसेट लायबिलिटी कंडीशन क्या है, फिर इन फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या करने वाले हैं, उसके लिए जो डिसीजन है इस रेशियो के बेस में आधार पे आप कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि एड्स इन सेटिंग फिनेंशियल गोल्स एंड आइडेंटिफाइंग डेविएशन, अगर कोई डेविएशन होता है, क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, उसको आइडेंटिफाई करने में भी आपको ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है compliance and reporting, एक्चुअली क्या है, हेल्प्स इंश्योरिंग द फिनेंशियल रिपोर्टिंग मीट्स इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स का जो एक्सपेक्टेशन है और इंडस्ट्री का कुछ नॉर्म्स है, उस हिसाब से आपको कुछ रेशियोज एनालिसिस करके आपको सामने रखना पड़ता है, तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा रेशियो एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा रेशियो एनालिसिस से हमारा क्या फ़ायदा है, मतलब क्यों हम बनाते हैं रेशियो एनालिसिस, क्यों करते हैं मैनेजमेंट, क्यों रेशियो एनालिसिस करते हैं, ये आपको क्लियर करवा दिए हैं। जैसे कि जो भी हम करना चाहते वही हमारा एडवांटेज है, अगर वो हम कर पाते तो वही हमारा एडवांटेज भी है, मतलब रेशियो एनालिसिस का एडवांटेज भी लगभग यही है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस इसलिए करते हैं कि इसमें कुछ एडवांटेज मिलता है। क्या एडवांटेज, ये जो आपको भी बताया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अगर सेटिस्फाई करता है वही हमारा इसमें एडवांटेज है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। हम आप ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा चलेंगे, अलग अलग रेशियो लेके आपको डिस्कस करेंगे और साथ साथ में एक हर स्टेप का आप एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए हम थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे रेशियोज क्या क्या है। अभी बहुत सारे बात हम बता दिए, आपको जो जानना जरूरी है इसमें देखिए, अभी जो बताया आपको इसके अंदर से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल आप इसको नोट्स करके रख दिए, नोट बना के अपना कॉपी में नोट बना के रख दीजिए, क्योंकि इसके आधार पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि अलग अलग रेशियोज़ क्या है, टाइप ऑफ रेशियोज़ क्या है, उसका क्या फार्मूलाज है, हम बिल्कुल आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं कि आप भी अपना कॉपी में ये फार्मूलाज वगैरह लिख लीजिए, क्योंकि इस फार्मूला के आधार पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें और एक बात है जो कि स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी रेशियोज़ का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसके आधार पे भी आपको क्वेश्चन आएगा। मतलब इसका स्टैंडर्ड के बेसिस में आपको पूछा जाएगा कि इस रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है या आइडियल रेशियोज़ क्या है, आपको जरूर पूछा जाएगा। वो भी आपको हम एक एक करके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अब अपना कॉपी में जरूर इसको नोट करके रखिए, क्योंकि ये आपका बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि फार्मूला भी आपको चाहिए, क्योंकि फार्मूला के आधार पे भी क्वेश्चन होगा और साथ साथ में फार्मूला देके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके भी आंसर देना पड़ेगा एमसीक्यू का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए टाइप्स ऑफ रेशियोज, मतलब कैटेगरी ऑफ रेशियोज, देखिए कैटेगरी वाइज फिर उसको हमने अलग अलग कर दिया। जैसे टाइप ऑफ रेशियोज एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो एक होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, दीज रेशियोज मेजर्स, क्या करता है ये, द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, इट इज इट्स एबिलिटी टू पे ऑफ करेंट लायबिलिटीज। मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या एबिलिटी है कि वो अपना करेंट लायबिलिटीज को चुका पाए, मतलब करेंट लायबिलिटीज को रीपे कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि अगर वो उनका ये कैपेसिटीज कितना अच्छा है कि वो करेंट लायबिलिटीज को टाइम पे चुका दे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए कुछ रेशियोज है, जो रेशियो हम एनालिसिस करते हैं, एक एक करके हम उसको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए करेंट रेशियो। करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज का प्रोपोर्शन होता है करेंट रेशियो, मतलब करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज होता है करेंट रेशियो। ठीक है बच्चों, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज होता है आपका करेंट रेशियो। हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे करेंट एसेट क्या है, करेंट लायबिलिटीज क्या है, आपको ऐसे भी पता है, फिर भी हम एक बार बता देंगे क्या क्या आइटम करेंट एसेट में आता है, क्या क्या करेंट लायबिलिटीज में आता है, वो भी आपको बता देंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है ना, ये बिल्कुल नोट करके रखिए, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आने का बहुत ही चांस है। इसका जो स्टैंडर्ड है वो 2:1, मतलब आइडियल रेशियो जो है करेंट रेशियो वो है 2:1। ठीक है बच्चों, क्लियर, हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आएंगे क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, दोनों नाम पे पूछा जा सकता है इसको, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी इसको बोला जा सकता है। तो इसको
कैसे हम कैलकुलेट करें? क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, देखिए करंट एसेट्स, उससे माइनस करेंगे इन्वेंट्री और उससे माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये जो अभी ये बताया हमने, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है लिक्विड लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं इसको। किसको? ये तीनों मिला के जो माइनस करके आए हैं इसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। एक क्विक एसेट का भी, एक क्विक रेशियो का भी और एक नाम है जो कि लिक्विड रेशियो, इस नाम पे भी पूछ सकते हैं आपको, लिक्विड रेशियो, ठीक है बच्चों। एक क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, उसका दूसरा और एक नाम है लिक्विड रेशियो। तो कैसे निकालेगा? लिक्विड एसेट्स मतलब करंट एसेट से माइनस करेंगे इन्वेंट्री, माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों, क्लियर। और इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 1:1, इसका जो आइडियल रेशियो है 1:1। आप देखिए इसमें से क्वेश्चन आपका बिल्कुल चांसेस है आने का, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कैश रेशियो। कैश रेशियो का क्या मतलब होता है? कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो आपके पास जाएगा कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक बैलेंस है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर कुछ है जो कि आप तुरंत मार्केट में बेच सकते हैं, ऐसे मतलब अगर आपके पास है, तो ये तीनों मिला के जो आएगा वो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करेंगे तो आ जाएगा हमारा कैश रेशियो। और ये स्टैंडर्ड क्या है इसका? 0.5:1 और इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इससे कम होने से बेहतर नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 0.5:1 ये आपका आइडियल है, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। तो ये लिक्विड रेशियो, ऐसे यही आपका लिक्विड रेशियोज है। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इसमें लिक्विड रेशियो के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है लिक्विड इनमें से कौन सा लिक्विड रेशियो है, विच वन इज द लिक्विड रेशियो बोल के आपको ये तीन में से कोई एक देगा और बाकी कहीं से 3 उठा के दे देगा, 4 में से एक होगा, आपको पता चल गया होगा, तो इसलिए आप आंसर कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहे हैं। हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करके आपको क्लियर कर पाए, MCQs डिस्कस कर पाए, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? दीज रेशियोज एसेज फॉर्म्स लॉन्ग टर्म फिनेंशियल पोजीशन, मीन्स इट्स एबिलिटी टू रीपे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब लॉन्ग टर्म लोन वगैरह जो रहेगा उसको पे करने का क्षमता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, वो देखने के लिए हम लोग क्या करता है, सॉल्वेंसी रेशियोज देखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज एनालिसिस करके देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म के लिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, लॉन्ग टर्म जो लोन वगैरह है उसको चुकाने का क्षमता है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या क्या है, उसका फॉर्मूलाज क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपको जरूर बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर पहले आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियोज का क्या फॉर्मूला है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, जितना लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी हम बोल सकते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड है 1:1 है। हम बाद में आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर क्या क्या आता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर भी क्या क्या आता है, वो आपको हम बाद में अलग से डिटेल से बता देंगे, ठीक है बच्चों। जब इसको मतलब साम्स लेके प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे तब आपको हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल एसेट, जितना बिजनेस में टोटल जितना एसेट्स है डिवाइड बाय टोटल डेब्ट, टोटल एसेट को टोटल डेब्ट से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसमें स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ऐसे कोई फिक्स नहीं है, जितना हायर होगा उतना ही आपका बिजनेस के लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा आपका एसेट्स रहेगा उतना आपका रेशियो हायर होगा। तो ये बिजनेस में जितना एसेट्स ज़्यादा रहेगा आपका डेब्ट से उतना ही आपका बेहतर है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है?
प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड जो है, अभी आपको जो बताया शेयर होल्डर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट, शेयर होल्डर्स फंड और डिवाइड बाय टोटल एसेट करेंगे तो आपका आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो। और इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका स्टैंडर्ड है 0.5:1 और उससे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा 0.5:1 और मोर अगर होता है तो वो बेहतर है। ठीक है, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का और एक रेशियो है जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि कैसे कैलकुलेशन होता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, जो फिक्स इंटरेस्ट आपको डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर देना पड़ता है, वो टोटल जितना साल में इंटरेस्ट है उससे डिवाइड करना होता है। तो ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड क्या है, ये जरूर मोर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स इज कंसीडर्स गुड। मतलब ये 3 टाइम्स, ये एक्चुअली क्या होता है, टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह जो है वो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ये भी आपका टोटल एसेट्स बाई टोटल डेट जो है वो भी टाइम के हिसाब से किया जाता है। तो ये मोर देन 3 टाइम्स और मोर इक्वल टू 3 टाइम्स होता है तो ये बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए, इसमें भी क्वेश्चन आपको सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियो आपका क्या है, इसमें सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर क्या क्या रेशियोज आता है आपको ध्यान पे रखना है। और आपका एमसीक्यू में ऐसे कुछ पूछ सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो है, बोल के 4 रेशियो आपको दे देगा, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। या तो आपका एक टेबल की तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि टेबल लगा के टेबल में तरह होगा, 4 ऑप्शन यहाँ रहेगा, 4 इस साइड में रेशियोज रहेगा और ये 4 रेशियोज के बारे में बता देंगे। फिर दोनों तरफ आपको मैच करवाना पड़ेगा, मैच करके आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, देयर आर these ratios indicate how effectively the business is generating profit from its resources। जो रिसोर्स बिजनेस यूज कर रहे हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस किए हैं, जो अमाउंट जो मतलब रिसोर्सेज है उनके पास, जिसको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट कितना कमाते हैं, उस रिसोर्स के ऊपर प्रॉफिट कितना कमाते हैं, मतलब हाउ बिजनेस इफेक्टिवली उसको यूज़ करता है अपना रिसोर्स को, वो समझने के लिए हमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर क्या आता है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ये नहीं आएगा एक्चुअली कुछ, चलिए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। वो जनरली इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा इंडस्ट्री में, स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज ज़्यादा कम होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 25% से ज़्यादा या 25% मिनिमम, उससे ज़्यादा होना बेहतर है। आइडियल है 25% और मोर ही हम सोचेंगे, लेस तो नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेशन होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसमें जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है उसको माइनस करेंगे तो उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो आप बोल रहे हैं ये सब परसेंटेज में आएगा, इसलिए इनटू 100, जिसमें भी 100 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये परसेंटेज में आएगा। ये भी आपको ध्यान पे रखना है, कौन सा टाइम पे आएगा, कौन सा नॉन न्यूमेरिक रेशियोज में आएगा और कौन सा आपका क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो भी आपका परसेंटेज में आएगा। इसमें मिनिमम कुछ नहीं, जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे, जितना परसेंटेज ज़्यादा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आप कमाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस के लिए
फायदा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने से आपको आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल करेंगे इनटू 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये भी आपको परसेंटेज में आएगा, ये भी आपका जितना हायर आपने, जितना ज़्यादा आपने प्रॉफिट कमाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EBIT, प्रॉफिट जो आपने कमाया उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस करने से पहले जो अमाउंट है मतलब EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कैपिटल आपने बिजनेस में एम्प्लॉयड किया, वो कैपिटल का मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ शेयर होल्डर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, उसके साथ प्रेफरेंस शेयर्स और उसके साथ लॉन्ग टर्म लोन जो भी है वो सब जोड़ के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे तो आपका आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो लोन करके या खुद का सब मिला के, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का और भी तरीका है, जैसे कि टोटल एसेट से अगर हम करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, वो हम सम्स करते वक्त आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। चलिए, तो इसका जो स्टैंडर्ड और आइडियल क्या है, इसका स्टैंडर्ड और आइडियल जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 15%। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100। मतलब शेयर होल्डर्स का मतलब इसमें ओनर का जितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब शेयर होल्डर्स का जितना शेयर मतलब पैसा इन्वेस्ट हुआ है और साथ साथ में जितना शेयर होल्डर का जो फंड है, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो सब जोड़ के आता है। तो इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब इक्विटी के ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर कितना रिटर्न आया है वो आपके पास आ जाएगा। जितना इक्विटी है आपका शेयर होल्डर्स का उसके ऊपर कितना आया है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 to 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर, ये है स्टैंडर्ड। आपको स्टैंडर्ड भी बता दिया हमने, सब कुछ बता दिया आपको, बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया। आपको बिल्कुल लिख के रखना है क्योंकि इसी के आधार पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ देखते हैं एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज। एफिशिएंसी और एक्टिविटीज रेशियोज क्या क्या है और है क्या। दिस मेजर्स, ये क्या करता है, दिस मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द बिजनेस इज यूजिंग इट्स एसेट्स। बिजनेस में जितने सारे एसेट्स है उस एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, बिजनेस में कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है वो समझने के लिए एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आगे एक एक करके हम ये एक्टिविटी रेशियो लेके डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। एक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका दूसरा नाम भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेंगे सेल से, मतलब सेल से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करने के बाद जो आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितना गुड्स हमने बनाया उसके लिए जितना खर्चा हुआ है, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसका जितना कॉस्ट बेयर हमने किए हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जनरली
टोटल सेल से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, मतलब ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ये सब टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, तो एवरेज इन्वेंट्री का जो स्टैंडर्ड और आइडियल है वो है 5 to 10 टाइम्स, ठीक है, 5 to 10 टाइम्स। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा कि नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर्स बनता है सेल के कारण। अगर आप किसी को उधार में, डेटर्स को हम उधार में सेल करते हैं तो डेटर्स बनते हैं, उधार में सेल करते हैं तो डेटर्स होता है। तो इसलिए नेट क्रेडिट सेल्स, नेट का क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है? टोटल क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड, जितना सेल्स रिटर्न हो जाएगा वो माइनस करने के बाद जो रहेगा उसको नेट क्रेडिट सेल बोलेंगे, डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज डेटर्स आ जाएगा। तो आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। क्लियर है बच्चों? और इसका जो स्टैंडर्ड है वो 6 to 12 टाइम्स है आपका स्टैंडर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या होता है? क्रेडिटर्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? परचेज के साथ, क्योंकि हम जिससे उधार में सामान खरीद के लाते हैं, क्रेडिट में सामान खरीद के लाते हैं तो उसको बोला जाता है क्रेडिटर्स। तो जनरली जो परचेज के साथ रिलेटेड है, तो नेट क्रेडिट परचेज जितना होगा, मतलब परचेज जितना आपने क्रेडिट में किया है उससे जितना आपने रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया आपने, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो लेस करेंगे या परचेज रिटर्न लेस करेंगे, जो आएगा नेट क्रेडिट परचेज आएगा। फिर उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज क्रेडिटर से, तो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है बच्चों, एवरेज क्रेडिटर्स कैसे आएगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2 करेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो आप जब सम्स करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे जैसे इंडस्ट्री जैसे होगा उस हिसाब से अलग अलग हो सकता है। चलिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा? नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इसमें नेट सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट और कैश दोनों सेल्स मिला के नेट, उससे रिटर्न जो है माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेट सेल्स होगा, उसको डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से। अब बच्चे का क्वेश्चन ये है, सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपने तो वर्किंग कैपिटल बोल के छोड़ दिए। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करेंट एसेट से टोटल करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, मतलब करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो आएगा वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। आप अपना कॉपी में नोट करके रख दीजिए। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो इसका जो रेशियोज है जितना हायर होगा उतना ही अच्छा है स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो मतलब जितना टोटल सेल्स को ही हम टर्नओवर बोलते हैं, सेल्स रेवेन्यू को हम टर्नओवर बोलते हैं। तो नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब जितना टोटल फिक्स्ड एसेट्स आपका है उससे फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। करने के बाद जो आएगा वो होगा आपका नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। और एक तरीका नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब है टोटल फिक्स्ड एसेट्स जो वैल्यू है उससे डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो वैल्यूज एक्चुअली रहेगा उसको हम बोलेंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब टोटल जो फिक्स्ड एसेट्स है उससे जितना डिप्रिसिएशन उसका वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, जो कि हायर, जितना हायर होगा उतना आपका बेटर होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इसमें क्या होगा? नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स करेंगे, नेट सेल्स है डिवाइड बाय टोटल मिला के जितना एसेट्स आपका बिजनेस में है उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जो कि जितना हायर है उतना ही आपका बेहतर है। ठीक है, क्लियर? तो एफिशिएंसी और एक्टिविटी रेशियोज भी आपको क्लियर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट प्रोस्पेक्टिव रेशियोज। मार्केट प्रोस्पेक्टिव रेशियोज का क्या मतलब होता है? क्या बोला गया है कि दिस हेल्प्स एसेज मार्केट परसेप्शन एंड स्टॉक परफॉर्मेंस। मार्केट परसेप्शन क्या है? आपका शेयर का
आपका इक्विटीज़ का, और मार्केट में परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक का कैसे परफॉर्मेंस, वो देखने के लिए ये जनरली एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या देखा जाता है, एक होता है अर्निंग पर शेयर EPS, जैसे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है आपका उससे डिवाइड कर देंगे तो EPS आ जाएगा। ये जितना हायर होगा उतना ही अच्छा है कि नहीं, जितना हायर होगा उतना ही शेयर होल्डर के लिए अच्छा है। नेक्स्ट आता है प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो जिसको बोलते हैं, जो कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय EPS करेंगे, जो अभी EPS आपने कैलकुलेशन किए हैं, तो वो आता है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, जो कि टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 15 to 25 टाइम्स। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से, और एक ही रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कौन सा अर्निंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड रेशियो, जो कि डिविडेंड पर शेयर कितना पे आउट हो रहा है डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, उस शेयर का मार्केट में क्या प्राइस में सेल हो रहा है, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो, जो कि 1 से 6% आपका स्टैंडर्ड है और आइडियल है। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना डिविडेंड पर शेयर आप दे रहे हैं डिवाइड बाय EPS अर्निंग पर शेयर करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आएगा आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका मतलब है जितना आपने अर्निंग किया, EPS जितना हुआ, उसमें से कितना अमाउंट आप डिविडेंड के ओर से दे रहे हैं। अगर 100 रुपये आपने कमाए हैं, अर्निंग पर शेयर हुआ है, अगर आप अपने 40 रुपीज़ शेयर होल्डर को एज आ डिविडेंड के तौर पे देते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 30 से 50% बेहतर है, स्टैंडर्ड है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ आपको? रेशियोज हम आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूं, क्लास 12 के लिए, क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये इनका ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखिएगा। लेकिन ख़ास तौर से अर्निंग पर शेयर वगैरह अगर पूछ भी लिया तो ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर यहाँ से देख लेना, हो सकता है ये इस तरह दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशियो हमने बताया, जैसे इसमें से इम्पोर्टेंट जैसे इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वर्किंग कैपिटल, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा देख के रखिएगा, लेकिन इसमें ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए इस जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इसमें से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ज़्यादातर यही तीनों में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ROI या ROE ज़्यादातर नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप इसके बारे में जान लिए हैं, अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका आता ही है 12 क्लास 12 में। टोटल एसेट टू डेब्ट, ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विडिटी रेशियो में। यहाँ पे तो भाई ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली कैश रेशियो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन करेंट रेशियो, क्विक रेशियो से तो आपको क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बता दिया कौन सा रेशियो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा पढ़ना है। फिर हम अभी जो काम करेंगे, अभी हम प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या करेंगे, लिक्विड रेशियो के ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे और उसी को सॉल्व करके आज आपको दिखाएंगे। फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्वेंसी वाला प्रॉब्लम लेके आपको दिखाएंगे। इस तरह से आपको जितने सारे रेशियो के बारे में आपको बताया गया है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि MCQs, जो MCQs आपका एक क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी को लेकर डिस्कस किया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम शुरू करते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आपके लेके रखे हैं। लिक्विडिटी के ऊपर भी प्रॉब्लम हम लेके रखे हैं, उसी को आपको करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हमने प्रॉब्लम तो लिए हैं, आप देखिए आपका स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देख रहे हैं आपको। तो प्रॉब्लम हमने लिए हैं जिसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। तो देखते हैं एक करके हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले आप देखिए, पहले आपको क्या बोला गया है, इन्वेंट्री दिया गया है, डेटर्स दिया गया है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक है,
डेटर्स दिया गया है, बिल रिसीवेबल दिया गया है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स दिया गया है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ये आपके पास सब कुछ दे दिए हैं। आपको अब पूछा गया है कि भाई आप करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो निकालिए। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, अब आपको समझना होगा कि इसके अंदर कौन सा करेंट एसेट्स है, कौन सा करेंट लायबिलिटीज़ है, ये आपको जानना जरूरी है। तो पहले आपको मैं यहाँ मार्क करके बता देता हूँ इसमें करेंट एसेट्स कौन सा है, करेंट लायबिलिटीज़ कौन सा है। चलिए आप देख लीजिए, फिर हम इस यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो इन्वेंट्री आपका करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स मतलब सीए लिख सकते हैं, करेंट एसेट्स, सीए का मतलब करेंट एसेट्स। डेटर्स भी आपका करेंट एसेट्स है कि नहीं, डेटर्स भी आपका करेंट एसेट्स है। और बिल्स रिसीवेबल ये भी आपका करेंट एसेट्स है। नेक्स्ट आता है कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी आपका करेंट एसेट्स है, भाई सब करेंट एसेट्स ही है। फिर यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी आपका करेंट एसेट्स है। और जो क्रेडिटर्स ये करेंट लायबिलिटीज है, सीएल है। और बिल्स पेबल ये भी सीएल है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपको चुकाना है ये भी सीएल है। तो पहले जो 5 है वो आपका करेंट एसेट्स है और जो बाद में जो 3 है वो करेंट लायबिलिटीज है। तो पहला काम क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, टोटल करेंट एसेट्स निकालेंगे, फिर टोटल करेंट लायबिलिटीज निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, पहले करेंट एसेट्स निकाल लेते हैं। पहले करेंट एसेट्स इक्वल टू, हम एक काम करते हैं सब लिख लेते हैं पहले फिर जोड़ते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री जोड़ेगा इसके साथ, इन्वेंट्री करेंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री आता है प्लस डेटर्स आता है, आपको बता दिया हमने, डेटर्स आएगा। और क्या आएगा दिखाई दे रहा है भाई आपको, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और डेटर्स आएगा, और क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, थोड़ा हम इस साइड में कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम भी दिखाई दे, बिल्स रिसीवेबल। और उसके साथ और क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हम यहाँ से लिखते हैं फिर प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, सॉरी कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस और क्या आएगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सब आएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आता है देख लेते हैं फिर 80,000 प्लस देखिए 70,000 डेटर्स है, जोड़ देते हैं, प्लस बिल्स रिसीवेबल कितना है 20,000 है, प्लस कैश एंड कैश बैंक बैलेंस कितना है 30,000 है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है, ठीक है। तो फिर जोड़ देते हैं, कितना आता है 8 7 15, 15 2 17, 17 3 20 और 10, मतलब 2,10,000 है कि नहीं, 2,10,000 आ गया, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं फिर 8,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2,10,000। तो आपके पास आ गया टोटल कितना आपका करंट एसेट्स है, वो है 2,10,000, ठीक है, क्लियर है। 2,10,000 आपका 2,10,000 हो गया आपका टोटल क्या, करंट एसेट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। तो चलिए करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो जो दिया है उसको जोड़ेंगे सबको। जैसे क्रेडिटर्स
करंट लायबिलिटीज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जो एक्सपेंसेस अभी तक ड्यू हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किए तो ये आपका लायबिलिटीज है। तो भाई यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना है? 60,000 है, प्लस बिल्स पेबल कितना है? 40,000 है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? 20,000 है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं तो 6 4 10 1,20,000 1,20,000। ठीक है बच्चों, तो ये आपका करंट लायबिलिटीज आ गया 1,20,000। ठीक है, तो चलिए फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स हमने निकाल लिए हैं 2,10,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज हमने निकाल लिए हैं 1,20,000। तो आप आपको इसको रेशियो बनाएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 2,1,00 डिवाइड बाई 1,2,00 0 4 टाइम 0 तो आएगा 1.75। तो इसका मतलब आपका रेशियो आ गया 1.75:1। ठीक है, रेशियो को ऐसे लिखा जाता है, लास्ट में 1 कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा दैट इज टू 1। तो आ गया आपका जो रेशियो 1.75:1। ये हो गया आपका, क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका करंट रेशियो। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका करंट रेशियो का आंसर। ठीक है, ये हो गया करंट रेशियो। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? इस तरह से आपको करंट रेशियो निकालना है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं और दूसरे तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। रेशियो दिया रहेगा, कोई आइटम आपको कैलकुलेट करने के लिए भी बताया जा सकता है। वो हम एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे आपको दिखाएंगे, अलग अलग किस टाइप के एमसीक्यूज आता है, उसको कैसे सॉल्व होता है। अभी तो जस्ट सिंपल देखिए साम्स कैसे बनता है, ऐसे जो भी आपको फार्मूला कैसे यूज़ होता है, कैसे कैसे बनाते हैं, वो आपको क्लियर कर देगा। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। इसके बाद आपको क्या बोला है? इसके बाद आपको बोला गया है कि भाई आप क्विक रेशियो निकालिए। तो एक नंबर 1 का हमारा तो निकल गए हैं, नंबर 1 का जो था वो हमने निकाल दिए हैं। अब हम नंबर 2 को कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा हम ऊपर में इसको उठाएंगे, आपको तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ करेंगे नंबर 2 क्विक रेशियो। ठीक है बच्चों, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको बताया है। आप देखिए यहाँ पे क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, तो इसी को अप्लाई करेंगे हम। चलिए फिर हम यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस ठीक है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए थे। करंट एसेट्स आपका 2,10,000, तो 2,10,000 माइनस आपका इन्वेंट्री कितना था? देखिए इन्वेंट्री है 80,000, तो इसमें 80,000 माइनस कीजिए। माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है?
प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 10,000 है, तो 10,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज कितना है, आपने कैलकुलेट अभी किए हैं 1,20,000, ठीक है बच्चों। तो इसको कैलकुलेट करें कितना आएगा, 2,10,000 से 90,000 माइनस करना पड़ेगा, 21,000 माइनस 90,000, तो आ गया 1,20,000 डिवाइड बाई आपका करंट लाइबिलिटीज भी 1,20,000 है। तो आपको समझ में आ रहा है रेशियो क्या आने वाले हैं, वो है 1:1। तो आपका ये जो रेशियोज है ये है 1:1। चलिए 1:1, ठीक है, 1:1 आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये हो गया आपका करंट रेशियो, ये आपका क्विक रेशियो, और जो कि एसिड टेस्ट रेशियो नाम पे भी जाना जाता है, कभी कभार इसको लिक्विड रेशियो भी बोला जा सकता है। तो ये आ गया आपका 1:1, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। और एक आपको पूछा गया है कैश रेशियो, चलिए देखते हैं कैश रेशियो। अब देखते हैं कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या, अभी आपको बताया हमने। देखिए कैश रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कैश रेशियो का फॉर्मूला कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखते हैं यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर देखेंगे हम, तो इसमें क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कैश मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दे दिए हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसी को लेके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। नंबर 3 कैश रेशियो, कैश रेशियो इक्वल टू कैश एंड बैंक बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे देखिए कैश एंड कैश बैलेंस है जो कि कितना है, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, अभी आपको दिखाया हमने, वो है 30,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज कितना है 1,20,000, क्योंकि यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम कितना 30,000 डिवाइड बाई 1,20,000, तो आ गया आपका 0.25। तो मतलब ये रेशियो जो आया आपका 0.25:1, ठीक है। तो कैश रेशियो आपका 0.25:1, ये आ गया आपका कैश रेशियो, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर समझ में आया है तो ज़रूर आपको क्या करना है, ज़रूर आपको ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और हमारा चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है और फॉलो करते रहना, क्योंकि अगले ये जो दिन आपका बाकी एग्ज़ाम के लिए हम आपको वीडियो देते रहेंगे, हम आपको MCQs डिस्कस करते रहेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए, ठीक है बच्चों। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बाकी जो रेशियोज है उसके ऊपर प्रॉब्लम जो हमने ऑलरेडी लेके रखे हैं, अब अगले दिन हमको डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम लेके रखे हैं उसी को आपको डिस्कस करके पूरा सॉल्व करके बताएंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर MCQs लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।